अनय को जब अपने पीछे कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने चारों तरफ देखा, उसे मानो कहीं भी नहीं दिखाई दी। अनय ये कहाँ चली गई? चारों तरफ इधर उधर देखते हुए कहने लगा। अनय मानो को चिल्लाते हुए, सुनो, देखो, तुम मजाक कर रही हो ना? अनय चिल्लाते हुए मानो से कहा, लेकिन मानो की कोई आवाज नहीं आई। अब अनय घबरा सा गया। मानो के लिए उसके चेहरे पर एक डर दिखाई देने लगा। अनय, कहाँ हो यार, मुझे ऐसे भागना ही नहीं चाहिए था, कहकर वह आसपास देखने लगा। मानो छिपी हुई अनय को देखकर अब आया बच्चों मजा। मुझे रंग लगाकर भागे थे ना, परेशान हो अब? मानो एक पेड़ के पीछे छिपी अपने मन में कहने लगी। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं दिखी तो अनय की आंखें नम हो गई। अनय घुटनों के बल बैठ गया। सब मेरी गलती है, प्लीज यार मिल जाओ। इतना घना जंगल है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं रास्ता नहीं भटक गई हो। मानो अनय को परेशान देखकर दुखी हो गई। मानो ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया, मुझे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए इसे, कहकर वह पेड़ के ओट से बाहर निकल आई। अनायास उसने सामने खड़े होकर आवाज दिया। अनय के कानों में ये आवाज आते ही उसने सामने देखा। उसकी आंखों में मानो को देखकर चमक आ गई। वह उठकर दौड़ते हुए मानो के पास आया और बिना एक पल की देरी किए उसके करीब जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अनय मानो को डांटते हुए, कहाँ चली गई थी? ऐसे कोई जाता है क्या? उसने मानो को जकड़ते हुए कहा। मानो जम सी गई एक पल को। रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना पैनिक हो जाओगे। अनय, मजाक कर रही थी? अनय को सुनकर गुस्सा आया। वह पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। अनय गुस्से से, ऐसे मजाक कोई करता है क्या? क्या बचकानी हरकत थी। ये जंगल है, वो भी बस्तर का। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। पता नहीं कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तुम्हें कहीं कोई जानवर ले गया हो, कि कहीं रास्ता नहीं भटक गई हो? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? वह मानो पर चिल्लाते हुए कहने लगा। मानो को भी लगा ये समय और जगह सही नहीं है ऐसे मजाक करने का। सॉरी, उसने मासूमियत से कहा, लेकिन इस बार अनय नहीं मानने वाला था। वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मानो, अच्छा बाबा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगी। वह अनय के सामने आकर कान पकड़कर कहने लगी। लेकिन अनय वापस दूसरी तरफ घूम गया। मानो, अरे ये तो अकरू बन गया, यहाँ का सैलाव का वृक्ष बन गया है। ये तो न देख रहा है न कुछ बोल रहा है, कहकर मानो उसके कोहनी के शर्ट को किसी मासूम बच्चे की तरह खींचने लगी। मानो माफी माफी बच्चों की तरह जिद करते हुए सिर झुकाकर बोली। अनय, नहीं नहीं, इस बार नहीं, अनय ने कहा और अनय ने उसका हाथ हटा दिया और एक नजर मुड़कर मानो को देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। अनय, ओह, ये लड़की अपनी हरकत से कभी मेरा पारा हाई कर देती है तो कभी बच्चों वाला रूप दिखाकर पिघला देती है। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, पता नहीं शादी के बाद इसको कैसे हैंडल करूंगा। अनय, क्या शादी? अभी तो इसे अपनी फीलिंग्स भी बतानी है। तू भी न अनय, बौरा गए हो। वह अपनी ही सोच में खुद को कहने लगा। साथ ही उसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। मानो, मुझे माफी नहीं मिलेगी क्या? अब क्या घुटनों के बल बैठूं? अनय, हाँ, आइडिया बुरा तो नहीं। अनय मानो की तरफ आंखें उचकाते हुए देखकर कहने लगा। मानो ने अपनी नजरें उठाकर अनय को देखा और घुटनों के बल बैठने लगी। अनय के दिल में एक हुक सी उठी। उसने मानो के हाथ को पकड़कर रोक दिया। अनय, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस ऐसा मजाक कभी मत करना, उसने मानो को रोकते हुए कहा। नहीं करूंगी, लेकिन कहकर चुप हो गई। अनय उसके ऐसे बीच में रुकने पर लेकिन क्या? अनय ने उसकी बात अधूरी छोड़ने पर कहा। लेकिन कहकर मानो ने अपने हाथ में पलासा के फूल से लगे रंग को अनय के गालों में लगाने लगी। मानो अनय के गालों पर रंग लगाते हुए, लेकिन हैप्पी होली तो बोल ही सकती हूँ ना? अनय उसकी हरकत से अबाक रह गया। हाँ, तो बस मानो के हाथों से अपने गालों को छूने के एहसास में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मानो को भी अपनी तरफ खींच लिया। मानो उसकी इस हरकत पर उसे देखने लगी। उसने मानो के हाथों को पकड़कर रंग लगाते हुए अपने गालों से धीरे धीरे करके अपने गले तक ला लिया। मानो, ये तुम क्या कर रहे हो? मानो हिचकते हुए कहा। अनय, क्यों, होली ही तो खेल रहा हूँ, उसने मानो को आंखें उचकाते हुए कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। मानो अपनी नजरें चुराने लगी, साथ ही शर्माने भी लगी। इधर अम्बू जैसी भी एक जगह रुक गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए?
अम्बू ने जैसी को देखकर कहा, बस ऐसे ही। जैसी ने कहा, क्या मतलब ऐसे ही? अम्बू के पास आते हुए जैसी को घूर कर देखते हुए कहा। जैसी अम्बू को अपने पास देखकर अपने हाथों की कीचड़ को अम्बू के गालों पर लगाते हुए, ऐसी मतलब हैप्पी होली चिल्लाते हुए जैसी ने कहा। अभी अपने गालों पर कीचड़ लगता देखकर, ओह गॉड, ये क्या किया, सारा कीचड़ लगा दिया। जैसी की बच्ची रुक अभी, अम्बू ने कहा और जैसी के हाथों को पकड़कर अपने करीब कर लिया। जैसी उसकी इस हरकत पर जम गई। अम्बू गुस्से से क्या किया, उसके उसके चेहरे के करीब जाते हुए कठोर स्वर में कहा। जैसी घबराकर, मैं वो होली विश कर रही। जैसी घबराते हुए बोलने की कोशिश करने लगी। अम्बू अपनी आंखें छोटी कर, अच्छा होली विश कर रही। अम्बू ने उसके और करीब जाते हुए कहा। जैसी, हाँ हाँ, वो आज होली है ना। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली। अम्बू तो ऐसे विश करते हैं होली। अम्बू ने जैसी के चेहरे को देखते हुए कहा। जैसी उसके चेहरे को देखने लगी। अम्बू ने एक झटके में जैसी को तिरछा झुका लिया और एक हाथ उसकी कमर पर और एक हाथ उसके हाथों पर था। जैसी को एक शौक लगा। उसे ऐसे हरकत से वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वो तो बस अम्बू की आंखों में देखने लगी। अम्बू धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। जैसी की आंखें धड़कते दिल के साथ अपने आप बंद होने लगी। अम्बू ने उसके चेहरे को 2 मिनट तक देखा और वहीं एक झटके में उसे छोड़कर कीचड़ में गिरा दिया। अम्बू, ऐसे खेलते हैं समझी, झल्लो कहीं की। उसने जैसी के ऊपर हंसते हुए कहा। जैसी उसके ऐसे करने पर सिसकने लगी। अम्बू उसे ऐसे देखकर, ए क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अम्बू को उसको रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगा और वह ये कहते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अम्बू, सुनो, ऐसे मत रो। उसका दिल जैसी का रोना देख नहीं पा रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे को ऊपर कर कहा, लेकिन जैसी ने झट से अम्बू को ही कीचड़ में लिपटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके चेहरे व कपड़ों पर कीचड़ लगाने लगी। जैसी, अब मजा आया, देखा जैसी से पंगा लेने का नतीजा। उसने अम्बू को कहा। अम्बू, ओए क्या कर रही, पूरे फेस को बिगाड़ दिया, अम्बू ने कहा और जैसी के हाथों को पकड़कर झट से पलट गया। अब ऐसा था कि जैसी नीचे और अम्बू ऊपर था। अम्बू, अब लगाओ, वह जैसी के हाथों को पकड़ते हुए बोला। जैसी का तो जैसे खून ही जम गया हो। अम्बू को इतने करीब देखकर, जैसी, छोड़ो मुझे, उसने बड़ी ही मुश्किल से कहा। अम्बू, क्यों, क्या हुआ? बड़ा अभी तो होली खेलने का मन था ना, अब खेलो ना, क्या हुआ? जैसी, नहीं नहीं, तुम बस मुझे छोड़ो, उसने पलके झुकाकर धीरे से कहा। तब जाकर अम्बू को अपनी और जैसी की स्थिति का आभास हुआ। वह उठने को हुआ लेकिन फिसलकर पूरा जैसी के ऊपर गिर गया। जैसी बस चौंक कर अम्बू को देखने लगी तो वह भी जैसी को देखने लगा। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के आंखों में ही खो गए। अर्श, तुम्हें कोई आवाज आ रही है क्या? रूही ने चलते हुए कहा। हाँ हाँ, शायद किसी के गाने की, रूसा ने कहा, लेकिन जंगल में कौन ऐसे गाना गाएगा? काशी ने कहा। अर्श ने ध्यान से आवाज सुनी और लगभग दौड़ते हुए उस आवाज की दिशा में दौड़ा। जंगल जंगल पार चली मैं, पता चला है। इधर अपनी अंजी गाते हुए आगे बढ़ रही थी और जो मिलता उससे पूछती क्या वो भूत है। तभी उसे किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ऐसे कौन दौड़ रहा है? कहीं कोई बड़ा जानवर तो नहीं? क्या करूं, कहीं छुप जाऊं? नहीं नहीं, यदि वह सूंघते हुए आ गया तो क्या करूं? पेड़ पर चढ़ जाऊं? हाँ, यही सही रहेगा, लेकिन कहीं उस जानवर को भी पेड़ पर चढ़ना आता हो तो? फिर भी चढ़ जाती हूँ, उस जानवर को मैं दिखूंगी तभी तो चढ़ेगा ना। खुद से बातें करते हुए वह एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। अरे लेकिन मैं मोगली थोड़े न हूँ। अरे यार, यहाँ तो कोई बागीरा भी नहीं जो मुझे चढ़ा सके, लेकिन यदि जान बचाना है तो चढ़ना तो पड़ेगा ना। हे भगवान, हे 36 कोटि देवी देवताओं, मेरी हेल्प करना चढ़ने में। बड़बड़ाती हुई वह चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार फिसल जा रही थी। ले देकर वह एक टहनी पर पहुंची। थैंक गॉड, पहुंच गई। अब तो कोई जानवर आ भी गया तो मुझे सोचने का मौका तो मिलेगा ही। अंजी ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर कहा। आवाज तो इसी तरफ से आ रही थी, कोई है क्या? अर्श ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर जोर से आवाज दिया। अरे, ये तो अर्श की आवाज है। अंजी को आवाज सुनाई दी।
तो उसने टहनी पर बैठे हुए ही अर्श की आवाज को पहचान कर कहा, पंचर, मैं इधर हूँ। अंजी ने भी ऊपर से इधर उधर देखकर चिल्लाते हुए कहा, अनु की आवाज। अर्श ने अंजी की आवाज सुनी तो कहा और दौड़ते हुए आवाज की दिशा में आ गया जहां पर अंजी थी। कहाँ हो? उसने चारों ओर देखकर आवाज दी। इधर अंजी ने ऊपर से नीचे खड़े अर्श के चिल्लाते हुए देखकर कहा, किधर हो? अर्श ने आवाज सुनी तो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अरे ऊपर देखो। अंजी ने ऊपर से जिस टहनी पर बैठी थी उस टहनी को हिलाकर कहा, क्या ऊपर? चौंक कर ये कहते हुए वह ऊपर देखा। तभी सब लोग भी वहां आ गए। तुम ऊपर क्या कर रही हो? अर्श घबराते हुए बोला। वह उसे ऐसे ऊपर बैठे देखकर उसके गिर जाने के डर से घबरा गया। वो मुझे लगा कोई जानवर होगा इसलिए ऊपर चढ़ गई। अंजी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। क्या? उसकी बात सुनकर अर्श का मुंह खुल गया। तुम्हें मैं जानवर दिखाई देता हूँ? उसने अंजी से पूछा। अरे नहीं, वो जब तुम यहाँ नहीं आए थे तब लगा मुझे। अंजी ने धीरे से कहा। अच्छा ठीक है, अब नीचे उतरो। काशी ने अंजी की बात से इरिटेट होकर कहा। देखकर कहीं हाथ पैर मत तुड़वा लेना। रूसा मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। देखो तुम आराम से उतरो। अर्श ने कहा। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। ये लड़की किसी दिन सही में मेरी जान ही ले लेगी, वह मन में सोचा। जरा संभलकर। अर्श और रूसा ने अंजी को थोड़ा फिसलते देखकर कहा। अंजी उतरने लगी लेकिन बीच में ही उसका हाथ छूट गया और सीधे अर्श की गोद में गिर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सब उसे ही देख रहे थे। अर्श तो बस उसके चेहरे पर खो गया। अर्श थोड़ा छोड़ो यार इसे, कहाँ गुम हो? काशी ने चिढ़कर अर्श को ऐसे अंजी को देखते देखकर कहा। हाँ कहकर अर्श ने उसे आराम से नीचे उतारकर खड़ा किया। तुम ठीक हो? देखकर अच्छा लगा, रूही ने कहा। अंजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर छोटी सी स्माइल दे दी। सॉरी यार, मेरे गुस्से की वजह से तुम खाई में गिर गई। रूही ने सॉरी फील करते हुए कहा। कोई नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी शायद गुस्सा होती। अंजी ने अपने पास सॉरी वाला फेस बनाकर खड़ी रूही से कहा। चलो गाइज, अब हमें बाकी सबको भी ढूंढना है, काशी ने सबको देखते हुए कहा। वो जल्दी ही इस अने और अम्बू को ढूंढकर इस जंगल से निकलना चाहते थे। हाँ चलो, जैसे अनु ठीक है वैसे सब भी होंगे, अर्श ने उन चारों के लिए कहा और अंजी का हाथ पकड़कर चलने लगा। अरे मैं खुद भी चल सकती हूँ, अंजी ने अर्श के उसके हाथ को पकड़ने पर कहा, लेकिन अर्श ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वहीं कहीं न कहीं रूसा तो अर्श का अंजी की इतनी फिक्र करना देखकर उसकी फीलिंग्स का भान हो गया था। ओह, हमारे पढ़ाकू साहब को लगता है इश्क का रोग लग गया है। मेरा वाला पता नहीं कब वापस आएगा। मिस्टर हिल्डर आहूजा प्लीज कम सुन, उसने अपने मन में किसी को याद करके कहा। सब लोग एक बार फिर उन चारों का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। यार अब तो मुझे भूख भी लग रही है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्या? रूही का पेट भूख की वजह से बज रहा था तो उसने थकी हुई हालत में अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। काशी रूही को बता तो ये बस्तर का जंगल है, यहाँ खतरा है कदम कदम पर, खाने के चक्कर में कहीं हम ही किसी का खाना न बन जाए। रूसा ने रूही की बात सुनकर काशी को कहा जो उसके बगल में चल रही थी। क्या? ना बाबा, मुझे नहीं बनना किसी का खाना। रूही ने जब खुद को खाना बनते सुना तो मासूम सा और डरा हुआ फेस बनाकर कहा। तो चुपचाप चल, रूसा ने उसे डरते देखकर कहा। अम्बू खोए हुए ही क्या कर रहे हो? उठो, जैसी ने कहा, जो कब से जैसी में खोया था। हाँ हाँ कहकर इधर उधर देखते हुए वह खड़ा हो गया। क्या यार, पूरा कीचड़ हो गया। जैसी ने उठते हुए ही खुद की हालत को देखकर कहा। हाँ चलो पानी ढूंढे, कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर उन्हें नदी दिखी। वो देखो नदी है शायद, वहां अम्बू ने एक नदी की ओर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। लेकिन तब तक जैसी वहां चली गई थी और नहा रही थी। क्या कर रही हो? ज्यादा दूर मत जाना, गहरा होगा तो। अर्श ने जब अपने बगल में उसे नहीं देखा तो सामने पानी में जाते देखकर उसको फिक्र करते हुए कहा। अरे तुम भी आओ, मजा आ रहा है। जैसी ने अम्बू को बुलाते हुए पानी में खेलते हुए कहा। अम्बू को उसकी फिक्र थी, इस वजह से थोड़ी देर में वह भी वहां पर आ गया। अम्बू को देखकर जैसी अम्बू
पर पानी छींटने लगी। क्या कर रही हो? अपने ऊपर पानी पड़ते देखकर अम्बू ने जैसी को देखते हुए कहा। पर जब जैसी ने अम्बू पर पानी छींटना नहीं छोड़ा तो वह भी उसके ऊपर पानी छींटने लगा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को पानी से छींटने लगे। खूब मस्ती कर रहे थे दोनों, किसी छोटे बच्चे की तरह। ओहो, अब बस भी करो, सारा कीचड़ तो निकल गया। अम्बू ने जैसी से कहा, हमें बाकी सबको भी ढूंढना है, नहीं तो फिर से रात हो जाना है। या तुम्हें यही जंगल में रहने का इरादा है? अम्बू ने पानी से बाहर आते हुए जैसी से कहा, ना बाबा, मुझे भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया है, चलो जल्दी। जैसी ने अपना सर हिलाते हुए मासूमियत से कहा और वह भी अम्बू के साथ पानी से निकलने लगी। सुनो, और कितना चलना पड़ेगा? मानू ने कहा। वह चलते हुए थक गई थी। ये सुनकर अनय रुक गया। उसने मानू को देखा। मानू, ऐसे क्या देख रहे हो? सच में बहुत थक गई हूँ। तुम नहीं थके क्या? अनय ये सुनकर, हाँ, थकान तो हो रही है, लेकिन हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि रात हो गई तो दोबारा यहाँ रुकना पड़ेगा। अनय ने मानू को देखकर कहा। मानू, ठीक है, पर थोड़ी देर रुकते हैं, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। मानू ने अनय को देखते हुए कहा। अनय बेचारा क्या ही करता, वह भी वहीं पर बैठ गया। मानू को बंदर दिखाई दिया। मानू, हे अनय, देखो वहाँ बंदर। मानू ने इशारा करते हुए कहा। अनय, क्या? कहाँ? कहकर वह मानू ने जिधर इशारा किया उधर देखा, पर तब तक मानू बंदर के पास चली गई थी और उसके साथ तरह तरह की फेसें बनाकर खेल रही थी। अनय तो बस मानू की क्यूट क्यूट हरकतों को देखने लगा। अनय, ये लड़की भी ना, इसे डर भी नहीं लगता क्या? कहकर वह भी मानू के पास चला गया। एक बंदर अनय को देखकर उसके तरफ आ रहा था, लेकिन अनय को बंदर से डर लगता था, इसलिए वो मानू का हाथ पकड़ लिया। मानू पहले अनय के हाथों को देखकर फिर अनय को देखकर, अरे ये कुछ नहीं करेगा, घबराओ नहीं। मानू ने पहले अपने हाथों को देखा, फिर बाद में अनय को देखकर कहा, अनय, तुम्हें कैसे पता? ये किसी गांव का नहीं, जंगल का है। अनय ने मानू से कहा। तभी एक बंदर चिढ़कर अनय को घूरने लगा। ये देखकर मानू मुंह दबाकर हंसने लगी। मानू, तुमने इसे जंगली कहा, तो देखो कैसे तुम्हें घूर रहा है। मानू ने अनय को देखते हुए कहा। ये सुनकर अनय ने घूरकर मानू को देखा और आगे बढ़ने लगा। मानू उसे ऐसे जाते देखकर, अरे बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मानू उसके पीछे जाते हुए बोली, लेकिन अनय को तो मानू से गुस्सा होने में मजा आता था। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। मानू भी अनय तक पहुंच गई। मानू, फूलन देव कहीं का, थोड़ी थोड़ी बात में मुंह फुला देता है। इस बार नहीं मनाने वाली। जब मुंह फूलकर गुब्बारा बन जाएगा तब पता चलेगा। वह अनय के बगल में चलते हुए बड़बड़ाने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने बहती हुई नदी दिखाई दी। नदी, ये हुई न बात, मुझे कब से प्यास लगी थी। मानू ने नदी को देखते हुए कहा। अनय ने भी देखा। नदी लंबी थी, उसका पानी साफ था। मानू झट से झुककर पानी पीने लगी। अनय भी वहीं पास बैठ गया और एक टक पानी पीते हुए मानू को देख रहा था, जो उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। उसकी नजर मानू के हाथों से होते हुए उसके होठों पर टिक गई, जिससे उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मानू के होठों से होते हुए कुछ पानी उसके ठुड्डी से होते हुए नीचे गिर रहे थे, जिन पर अनायास ही अनय की नजरें चली जाती है। मानू, तुम नहीं पियोगे? मानू ने अनय से अचानक पूछा। अनय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप झुककर पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरा पानी उसके मुंह से जाने से पहले ही गिर जाता। अनय, डैम यार, वह पानी गिर जाने पर झुंझलाते हुए बोला। ओहो, ये लड़का भी ना, मानू ने अनय को देखकर कहा और अपने हाथों से पानी लेकर बिना कुछ कहे अनय के सामने कर दिया। अनय ने छोटे छोटे हाथों को देखकर, जिनमें पानी था, फिर मानू को देखा। मानू ने अपने आंखों को झपकाते हुए उसे पानी पीने के लिए कहा। अनय का दिल तो जैसे उछलकर बाहर ही निकल आए। वह मानू के हाथों से पीने लगा। वही नदी पार करने के लिए पतली सी लकड़ी रखा। मानू, वैसे यहाँ पर नदी पार करने के लिए लकड़ी है, इसका मतलब यहाँ आसपास कोई गांव वगैरह हो सकता है? मानू ने अनय से पूछा। अनय, हाँ शायद, या फिर यहाँ से हमारी तरह जाने वाले ने रखा हो। अनय ने आसपास देखते हुए मानू के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मानू, लेकिन लकड़ी ओर देखते हुए कहा और लकड़ी पर दूसरी साइड जाने के लिए चढ़ गई।
अने ने पार करते वक्त मानू का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे। अचानक किनारे पर मिट्टी होने के कारण मानू का पैर फिसल गया, लेकिन अने उसके कमर से पकड़ लिया। मानू अने को देखने लगी। मानू को गिरते देखकर उसकी धड़कनें जैसे 1 मिनट के लिए रुक सी गई थी। उसने खुद को शांत कर मानू के बाल सामने आ रहे थे उसे अपने हाथों से पीछे कर दिया। मानू के हाथ भी खुद को संभालने के लिए अने के कंधे चले गए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ देर के लिए गुम हो गए। इधर अम्बू और जैसी चलते चलते थक से गए थे। अचानक जैसी के हाथों पर कुछ गिरा। उसने ऊपर देखा तो कुछ मधुमक्खी ऊपर थी जिसका शहद जैसी के हाथों में गिरा। जैसी है अम्बू, वो देखो, एक्साइटेड होकर अम्बू का हाथ पकड़ते हुए कहा। अम्बू क्या है यार? जैसी अरे ऊपर देखो, मधुमक्खी का छाता। अम्बू तो क्या करे, अब बारिश बंद हो गई है, अम्बू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जैसी है तुम बेवकूफ, मजाक मत उड़ाओ मेरा। मैं कह रही थी कि दोनों को भूख लगी है ना, तो अम्बू तो क्या, कहीं तुम मुझे छाते से शहद निकालने के लिए तो नहीं बोलने वाली हो? जैसी जी बिल्कुल सही सोच रहे, मैं ऐसा ही कहने वाली थी, कहकर वह एक टक छाते को देखने लगी, मानो मधुमक्खी को भगाने का तरीका सोच रही हो। अम्बू ये सुनते ही तपाक से, नो वे, मैं नहीं चढ़ने वाला ऊपर, मुझे उन मधुमक्खियों से डंक नहीं मरवाना, समझी? जैसी ओहो, वो तुम्हें डंक नहीं मारेगी, रुको, कहकर उसके पास बड़ा पत्थर उठाकर मारा जिससे मधुमक्खी उड़ने लगी। अम्बू का मुंह इस हरकत से खुल गया। वह झुंझलाहट के साथ, अरे लड़की ये क्या किया, सब उड़कर इधर ही आ रहे हैं, कहकर भागने के लिए जैसी के हाथ को पकड़ लिया। ओ ना समझ प्राणी, वो देखो, कहकर जैसी ने अम्बू को एक झाड़ी की ओर इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर उसे उस झाड़ी के पीछे ले गई। दोनों मधुमक्खी से खुद को बचाने के लिए उन झाड़ियों के पीछे बैठ गए, वहां पर जहां जैसी मधुमक्खी के भागने का वेट करने लगी। वही अम्बू जैसी को अपने करीब देखकर उसके मासूम चेहरे को निहारने में गुम हो गया। जैसी चली गई, वह खुश होते हुए बोली, सच में चली गई? अम्बू ख्यालों में गुम बोला, तो हमें भी चले, जैसी उठते हुए कहने लगी। अम्बू उसके उठने से अपने ख्यालों से बाहर आया। कहाँ चले? ख्यालों से बाहर आकर अम्बू ने जैसी के चेहरे को देखकर कहा। जैसी अरे कहाँ, क्या मतलब, तुम चढ़ोगे ना शहद लेने? जैसी ने अम्बू को खींचते हुए कहा। ये सुनते ही अम्बू की नजर पेड़ की ओर चली गई। उसने फिर जैसी को देखा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, आंखें बस छाते को ललचाई नजरों से देख रही थी। अम्बू, उफ, इसकी ये आंखें, कोई भी दीवाना हो जाए। अम्बू के दिल से आवाज आई और वह चुपचाप जाकर पेड़ पर चढ़ने लगा। अम्बू पेड़ पर चढ़ते हुए, चलो, सुना था प्यार होने पर सब मजनू बन जाते हैं, आज देख भी लिया। चल बेटा, प्यार की पहली कसौटी है, भले तू कभी इकरार ना करे इसे, लेकिन इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसने अपने मन में कहा। इधर पांचों जंगल के दलदली रास्ते को पार करते हुए चारों पुकारते हुए जा रहे थे। मानू, अने, जैसी, अम्बू की आवाज चारों तरफ फैल रही थी। रूसा इतने देर चलने के बाद भी उसका कोई पता नहीं। शायद हम गलत जा रहे हैं, रूसा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। जहां सिर्फ साल सौगान का पेड़ था। अर्श, वो देखो, अर्श ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। क्या? सबने उस पेड़ की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद पांचों आगे बढ़ने लगे। दरअसल वो एक तेंदू का पेड़ था जो कि बस्तर के जंगलों में मिल ही जाता है। सभी को ये पता था कि इसे खाया जाता है, इसलिए सबने उसे खा लिया। अर्श को खाने का मन नहीं था, फिर भी उसे अपने दोस्तों को ढूंढने की एनर्जी की जरूरत थी, तो उसने भी थोड़ा खा लिया। आगे बढ़ने पर अचानक काशी की नजर किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो किसी की पायल थी। ये देखकर वह समझ गई कि यहाँ कोई तो है, क्योंकि पायल नहीं थी, जैसे अभी अभी गिरी हो। पर तभी 1 मिनट, कहते हुए रूसा ने सभी को शांत कराया जो कि पायल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। ये किसकी आवाजें हैं? रूही ने भी उन आवाजों को सुनकर कहा। शायद, कहने के बाद भागो, जोर से अर्श ने मधुमक्खियों को आते देखकर कहा। सबकी नजर उन मधुमक्खियों पर पड़ी जो भूखी शेरनियों की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। सभी ये देखते ही वहां से तेजी से दौड़ने लगे।